हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आपके नवंबर के करंट अफेयर्स हैं, उनमें से कुछ कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो भी आज हम साथ के साथ कवर करेंगे। ठीक है जी। शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे जापानीज जो स्पेसक्राफ्ट है, जो कि एस्ट्रॉइड सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, वो डिलीवर करने वाला है अर्थ में। आपका हायाबुसा 2 जो स्पेसक्राफ्ट है, वो इसमें यूज किया गया था। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। थर्ड हमारा टॉपिक होगा डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइंस रिलीज की है फिजिकल एक्टिविटी के लिए 2020 में। फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, वो एक्सटेंड कर दी गई है बाय डेकेड, थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे। फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा आरटी लैम्प, जो कि एक नई टेस्टिंग टेक्निक है फॉर कोविड-19, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने प्रपोज किया है टू एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में देखेंगे, बेसिकली क्या क्या वो कवर करने के लिए कह रहे हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है जी। तो ये आज के 7 टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो आज के पहले टॉपिक में हम बात करते हैं जो जापानीज स्पेसक्राफ्ट है हायाबुसा 2। बेसिकली उन्होंने कुछ कुछ डेटा रिट्रीव किया है एस्ट्रॉइड ड्यूगू से, और कुछ सॉइल सैंपल्स भी रिट्रीव किए हैं जो कि वो अर्थ को डिलीवर करने वाले हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के, जो कि इस मिशन पे काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो सैंपल्स हैं ये काफी वैल्यूएबल डेटा कंटेन करते हैं, जो कि अनअफेक्टेड है बाय स्पेस रेडिएशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है जी। और इसी डेटा के चलते, इन्हीं सैंपल्स के चलते, जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ड्यूगू सॉइल सैंपल्स में, वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उससे काफी क्लूज भी मिल सकते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने प्लान किया है कि जो कैप्सूल है जो कि हायाबुसा 2 ड्रॉप करेगा, जिसमें आपके सैंपल्स होंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही उसे ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी। तो जो आपकी कैप्सूल है जिसमें वो सैंपल्स आ रहे होंगे, तो बेसिकली वो हीट शील्ड से प्रोटेक्टेड है, और वो फायरवॉल में चेंज रहेगा एज सुन एज वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। ठीक है जी। कुछ ही किलोमीटर्स पहले जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, तो उसमें पैराशूट फंक्शन भी रखा गया है कि वो अपना पैराशूट ओपन कर देगा लैंडिंग के लिए। और उसमें बीकन सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसे वो लोकेट कर सकें। तो इसमें जो जैक्सा स्टाफ है, उन्होंने सैटेलाइट डिशेस सेटअप की हैं एट सेवरल लोकेशंस इन द टारगेट एरिया, ताकि वो सिग्नल्स को कैच कर सकें, और साथ के साथ जो मरीन रेडार ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हेल्प करेंगे, ताकि इसके सर्च और रिट्रीवल मिशन में आसानी हो सके। तो बेसिकली इसमें जो हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है, उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 2014 में लॉन्च किया गया था। अभी उसे एक और एस्ट्रॉइड पे जाना है जिसका नाम है 1998 KY26। ठीक है जी। और वहां पर भी जाके उन्हें इसी तरीके के सैंपल्स रिट्रीव करने हैं। तो अभी इस जर्नी में भी उन्हें अप्रोक्सीमेटली 10 साल तो लग ही जाएंगे। जो हायाबुसा 2 आपका स्पेसक्राफ्ट है, बेसिकली इसने 2 बार टच डाउन किया था ड्यूगू एस्ट्रॉइड पे। सबसे पहले इन्होंने फरवरी 2019 में किया था, जब इन्होंने कुछ सरफेस डस्ट सैंपल्स कलेक्ट किए थे। उसके बाद जुलाई में इन्होंने कुछ अंडरग्राउंड सैंपल्स कलेक्ट किए थे उस एस्ट्रॉइड से, जो कि पहली बार हुआ है हमारी स्पेस हिस्ट्री में। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द एस्ट्रॉइड सॉइल सैंपल्स। अब उन्हें उम्मीद यही है कि इससे उन्हें कुछ क्लूज मिल सकते हैं किस तरीके से मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सोलर सिस्टम में, और वो किस तरीके से रिलेटेड है टू द लाइफ ऑन अर्थ। अब एस्ट्रॉइड का सैंपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो माना जाता है कि दीज आर वन ऑफ ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, और ये काफी हेल्प कर सकते हैं हमें एक्सप्लेन करने में कि किस तरीके से अर्थ इवॉल्व किया था। ठीक है जी। 3 साल लग गए हमारे स्पेसक्राफ्ट को डेगू एस्ट्रॉइड तक पहुंचने में, बट जो उनकी रिटर्न जर्नी है वो काफी शॉर्ट रही बिकॉज ऑफ द करंट लोकेशंस ऑफ द डेगू एंड द अर्थ। और डेगू के बारे में बात करें तो बेसिकली जापानीज नेम है जिसका नाम है ड्रैगन पैलेस, जो कि जापानीज फोक टेल में मेंशन्ड है एज अ सी बॉटम कैसल। ठीक है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी टाइमलाइन मेंशन है, कब इसे लॉन्च किया गया था, किस तरीके से एस्ट्रॉइड पर ये लैंड किए थे, पहली बार टच डाउन किया था, कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे, फिर दोबारा उन्होंने और ज्यादा अंडरग्राउंड सैंपल्स कलेक्ट किए थे। ठीक है जी। तो यहाँ पूरी टाइमलाइन आपकी मेंशन्ड है। तो ये बेसिक सा टॉपिक था अबाउट हायाबुसा 2। अब देखना ये है कि जो सैंपल रिट्रीव किया गया है, अब उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके क्या क्या क्लूज हमें मिलते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही इन्हें एक प्रेस्टिजियस IEEE माइलस्टोन स्टेटस मिला है दैट ऑनर सिग्निफिकेंट टेक्निकल अचीवमेंट्स एंड एक्सीलेंस इन यूनिक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सेमिनल पेपर्स एंड पेटेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है जी।
पहले IEEE के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल एरियाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है जी, तो अभी तक इन्होंने 212 माइलस्टोन्स को रिकॉग्नाइज किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशंस। जो हमारा GMRT है ये थर्ड IEEE माइलस्टोन है इंडिया में। सो इस रिकॉग्निशन के चलते ये सिर्फ जो कंट्रीब्यूशंस है साइंटिस्ट की और इंजीनियर्स की इंडिया की, सिर्फ उसे ही रिकॉग्नाइज नहीं करता बट यूथ टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है उसे भी अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स फंडामेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है जी, तो इससे पहले 2 IEEE माइलस्टोन जो इंडिया को मिले थे जो कि 2012 में रिकॉग्नाइज किए गए थे। तो पहला था उसमें से फॉर द पायनियरिंग वर्क बाय सर JC बोस इन 1895 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स, और दूसरा था वो जो नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी थी सर सीवी रमन द्वारा इन 1928, दूसरा रिकॉग्निशन इसके लिए मिला था। GMRT के बारे में बात करें तो बेसिकली इट इज अमंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये ऑपरेट किया जाता है बाय NCRA जो कि आपका पुणे बेस्ड है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है जी, और ये पार्ट है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ये GMRT है इट कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ 30 एंटीनास of 45 meter diameter each with sophisticated electronics and computing for processing data। ठीक है जी, तो 1980s में इसका प्रपोजल रखा गया था, इसे बनाया गया ड्यूरिंग द 1990s और इट वाज ओपन फॉर यूज बाय ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी इन 2002। यहाँ आपके GMRT से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मेंशन है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो बेसिक सा आइडिया था रिलेटेड टू GMRT और जो रिसेंटली इनको रिकॉग्निशन मिली है बाय IEEE। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस 2020 जो रिलीज की गई हैं रिसेंटली बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन डेवलपमेंट ग्रुप है JDG, उन्होंने रिसेंटली ही ये गाइडलाइंस अपडेट की हैं। जो पुरानी 2010 की गाइडलाइंस थी उन्हें रिप्लेस कर दिया है ऑन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये जो अपडेटेड WHO 2020 गाइडलाइंस हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी बिहेवियर, ये काफी एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी हेल्पफुल रहती है हेल्थ के लिए फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड ऑन द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सेडेंटरी बिहेवियर। तो 2018 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उन्होंने अप्रूव किया था एक नया ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018-2030 के लिए, और उसमें उन्होंने एक नए वॉलंटरी ग्लोबल टारगेट सेट किए थे, अडॉप्ट किए थे टू रिड्यूस ग्लोबल लेवल्स ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी इन अडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स बाय 15% बाय 2030 के लिए टारगेट रखा गया है। यहाँ आपके कुछ मेंशन है कि हर साल का जो यूरोपियन यूनियन है उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी के चलते एस्टिमेटेड 1 मिलियन डेथ्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है जी, तो इसमें कुछ सजेशंस दी हैं कि आप घर पे किस तरीके से फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, आप काम पे जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके से कि आप एलिवेटर्स ना यूज करते हुए स्टेयर्स यूज कीजिए, कम्युनिटी में किस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बताया गया है कि स्कूल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं जिनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आंसर किया गया है कितनी फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड है फॉर गुड हेल्थ, कि जैसे अडल्ट्स के लिए बताया गया है कि 75 मिनट पर वीक ऑफ रिगरस इंटेंसिटी या फिर आपकी 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए बताया गया है कि 60 मिनट दिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं विद पुअर मोबिलिटी उनके लिए बताया गया है टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी फॉर 3 और मोर डेज पर वीक। इसमें आपका मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि ये 2 या 2 से बार हर हफ्ते तो परफॉर्म करनी ही है। ठीक है जी, तो बेसिक सी गाइडलाइंस हैं। तो बेसिकली जो रेजोल्यूशन रखी गई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा WHS 71.6, उसके चलते ही मेंबर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था WHO को कि वो 2010 की जो ग्लोबल रिकमेंडेशंस हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ उसे अपडेट किया जाए। ठीक है जी, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जितनी भी अपडेटेड गाइडलाइंस है वो फोकस करती हैं ऑन चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, और पहली बार इसमें स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं फॉर प्रेग्नेंट एंड पोस्टपार्टम वुमेन के लिए। ठीक है जी, और साथ के साथ फॉर द पीपल हु आर लिविंग विद क्रोनिक कंडीशंस और डिसेबिलिटीज। तो ये बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू दीज गाइडलाइंस, इनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं जो इंडिया और यूएस ने जो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है उसे एक्सटेंड कर दिया है बाय अनदर
10 ईयर्स। ठीक है जी, तो बेसिकली अनाउंस किया गया इन ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू टू मार्क 10 ईयर्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, इसमें इंडिया की जो कमिटमेंट थी इन नवंबर 2010 टू एस्टैब्लिश जीसीएनईपी, तो उसे भी रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है जी, तो जीसीएनईपी बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था विद द विजन टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो इसमें जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव सोर्सेज की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी बात की गई, और साथ के साथ नए एक्शंस के लिए भी बात की गई कि नए एक्शंस इवॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व होते जा रहे हैं उन्हें टैकल किया जा सके। इसमें जो आपके न्यूक्लियर मटेरियल्स और फैसिलिटीज हैं उनके बारे में भी काफ़ी बात की गई, कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको सिक्योर रखना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसे कॉम्बैट करने में, न्यूक्लियर फॉरेंसिक्स में। तो इसमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके बारे में बात की गई, कितना इंपॉर्टेंट है उसका जो रोल है इन स्ट्रेंथनिंग द न्यूक्लियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ग्लोबली। अगले 10 साल के लिए जो दोनों कंट्रीज ने कमिटमेंट्स की हैं वो बेसिकली आपकी न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साथ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर वेरियस स्कूल्स ऑफ जीसीएनईपी। ठीक है जी, तो उम्मीद यही है कि जो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है इससे काफी रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे दोनों ही देशों के, और वो काफी एडवांस प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगा विद द गोल ऑफ शेयरिंग द आउटकम्स इन द इंटरनेशनल एरिना। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स ही आपकी रिलेटेड टू दिस न्यू एग्रीमेंट। तो आज के फिफ्थ टॉपिक में हम बात करते हैं आरटी लैम्प प्रोसीजर के बारे में। ठीक है जी, जैसे हमें पता ही है कि जो आपका SARS-CoV-2 जो ये कोरोना वायरस डिसीज है, ये काफी ज्यादा हाईली इन्फेक्टिव और दिन प्रतिदिन नए से नए केसेस आते ही जा रहे हैं। वैक्सीन के बारे में बात करें तो काफी इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, और अभी थोड़ा समय लग जाएगा कि हमें एक एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि हाँ जी फाइनली वैक्सीन तैयार हो गई है। तो अभी एक स्ट्रॉन्ग नीड है फॉर रैपिड, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव SARS-CoV-2 डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के टू कंट्रोल एंड कंटेन द वायरस। ठीक है जी, तो करंटली तो हमारा जो RT-PCR का स्टैंडर्ड मेथड है वो यूज किया ही जा रहा है, जिसके चलते वायरल न्यूक्लिक एसिड्स की डिटेक्शन की जाती है नेसोफेरेंजियल स्वाब सैंपल्स में। ठीक है जी, बट इसके काफी शॉर्टकमिंग्स हैं। पहली बात तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, और जो इसकी इक्विपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है जी, और इसमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है फॉर पोटेंशियल यूजर्स, और जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है इस टेस्ट की, वो अबाउट 95% है, तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं रिजल्ट्स के भी। ठीक है जी, टर्न अराउंड टाइम के बारे में बात करें बेसिकली इसमें, तो ये आपके 10 घंटे इसमें लग जाते हैं आराम से। तो जो टेस्ट रिजल्ट होती है वो जनरली नेक्स्ट डे ही अवेलेबल होती है। बट अगर रिमोट प्लेसेस के बारे में बात करें तो टर्न अराउंड टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन अपना टाइम कि कितने दूर सैंपल्स ने ट्रेवल करना है। तो जो डिमांड बढ़ती जा रही है इस टेस्ट की, कि लोग दिन प्रतिदिन इन्फेक्ट होते जा रहे हैं, तो ये जो टेस्ट है इसके अब कैपेसिटी नहीं रही है कि ये डिमांड के साथ मैच कर सके। ठीक है जी, इसमें हमारे कोविड-19 सीरोलॉजी टेस्ट भी हैं, जिन्हें हम रैपिड टेस्ट भी कहते हैं, कि वो रैपिड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं और उसके काफी मिनिमल एक्सपेंसेस होते हैं। बट जो आपका सीरोलॉजी इम्यूनोएस्से टेस्ट है बेसिकली, इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है कि ये रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकें, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंसिटिविटी एंड हाई फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव रेट। इसके लिए अब हम एक सुपीरियर टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपकी आरटी लैम्प, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो बेसिकली ये एक आपकी वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड है, जो कि मल्टीप्लाई कर देता है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ आरएनए ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका आरएनए होता है उसको सबसे पहले cDNA में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कॉपी डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है बाय द यूजुअल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर जो आपका डीएनए होता है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है यूजिंग द लैम्प टेक्निक। हालांकि जो आपकी लैम्प टेक्निक है वो काफी टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होती जा रही है, बट इंडिया के लिए काफी नई है। तो ये जो आपकी लैम्प टेक्नोलॉजी है इसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर द आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी। पहली बात तो जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसे डिफरेंट टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं एक ही साइकिल में, कि सबसे पहले उसे 92 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना पड़ता है, और फिर से 72 डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ता है एवरी 2 मिनट्स, और ये साइकिल बार बार रिपीट भी करनी पड़ती है। ठीक है जी, डायग्राम बाद में समझेंगे। तो जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट है उसे एक एक्सपेंसिव थर्मल साइक्लर की जरूरत पड़ती है, साथ के साथ जो रियल टाइम पीसीआर मशीन हैं उसकी भी जरूरत पड़ती है। बट जो आपकी आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी है ये आपकी 65 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करती है, जहाँ पे जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है, अर्थात आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब आपको पता ही होगा कि सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसिव थर्मल साइक्लर यूज किया जाता है पीसीआर टेस्ट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मोर ओवर जो क्वांटिटी है ऑफ द डीएनए एम्प्लीफाइड इन द लैम्प टेक्नोलॉजी वो 1000 टाइम्स ज्यादा है देन दैट ऑफ द पीसीआर।
इसमें जो फाइनल रिजल्ट निकालना होता है वो काफी इजी होता है विद अ सिंपल कलर रिएक्शन। तो जो आपकी रियल टाइम पीसीआर मशीन्स है उसकी जो कॉस्ट है वो भी वहां डिडक्ट हो गई। और अगर हम इस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें टाइम कितना लेगी, तो हार्डली 30 to 40 मिनट्स ही ये लेती है, जबकि जो आपकी आरटीपीसीआर है वो 8 से 10 घंटे भी ले लेती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है जी। सो इस प्रोसीजर की हेल्प से जो हमारी टेस्टिंग स्पीड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं और काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम डायग्राम की बात कर सकते हैं कि जो हम स्वैब से स्पेसिमेन लेते हैं, पहले उससे वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर जो आपकी ये पूरी एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस है लैम्प टेक्निक वाली, ये हार्डली ही 30 to 40 मिनट्स होती है। और लास्ट में बेस्ड ऑन विजुअल रिजल्ट्स हम बता सकते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है जी। तो काफी सिंपल प्रोसेस है ये, काफी टाइम एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। और इसमें एडवांटेज क्या है आपकी लैम्प टेक्निक में, बेसिकली कि जो रिएजेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं कि वो दैट आर स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके ऑर्डिनरी फ्रिज में भी किए जा सकते हैं। बट जो आपके आरपीसीआर बेस्ड रिएजेंट्स थे उन्हें स्टोर करना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एट -20 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपके डीप फ्रीजर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। रिसेंटली जो लैम्प टेक्नोलॉजी है इसे वैलिडेट कर दिया गया है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विद सेंसिटिविटी ऑफ 98.7% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 100%। ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक सा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू आरटी लैम्प टेक्निक। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। 6 टॉपिक में हम बात करते हैं जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। उनका ये मानना है कि अब ये सिर्फ पर्सनल डेटा तक ही सीमित नहीं रखेंगे इसके एम्बिट को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें सब हेडिंग्स डालेंगे अबाउट द सेंसिटिव डेटा एंड द क्रिटिकल डेटा एज वेल। तो इसमें जो पैनल मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि फोकस करना ऑन द डिजिटाइजेशन एंड द लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें पर्सनल डेटा सिर्फ एक पार्ट रहेगा बिल का। ठीक है जी। इसमें कुछ मेंबर्स का ये मानना है कि जो पहले प्रेजेंट किया गया था, जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था वो काफी वेग था और उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें हर एक चीज प्रॉपरली डिफाइंड हो। ठीक है जी। सबसे बड़े कंसर्न के बारे में बात करें इस कमेटी का क्या है कि जो लोकलाइजेशन ऑफ डेटा है वो इस कमेटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, कि क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कुछ कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्हें इन्वाइट किया गया था जेपीसी द्वारा, उन्होंने इन्फॉर्म किया है इस पैनल को कि जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उनका डेटा है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज भी स्टोर किया जाता है इंडिया की। ठीक है जी। तो इस तरीके की अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जिसमें डेटा चाहिए होगा तो ये रिट्रीव करना डेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। इसमें साथ साथ आपकी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेट करने की भी बात की गई है, जिसका एम होगा टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल मेजर्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा। तो अब देखना यही है, अब डिमांड तो रखी है पर ये जो लोकलाइजेशन ऑफ डेटा का जो चैलेंज है इसे पूरा करना काफी मुश्किल होगा। ठीक है जी। सो बेसिक सी छोटी बहुत डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू दिस बिल। काफी बार हमने प्री और प्रीमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, इससे बेस्ड एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपका टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को अच्छे से तो आप जरूर इसको अच्छे से कवर कर लीजिए हमारे लेक्चर से। तो ये लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, उसमें बात हो रही है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग की। तो जो आपका हाथरस केस था, हाथरस रेप केस था, जिसमें 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप और उसको मार दिया गया उसके बाद, तो उसमें जो सीबीआई ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्होंने जितने भी 4 अक्यूज थे उन्हें वो ले गए हैं गांधीनगर की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहां पर, ताकि उन पर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग टेस्ट कंडक्ट किया जा सके। ठीक है जी। सो बेसिकली जो आपका बीईओएसपी टेस्ट है बेसिकली है क्या चीज, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके से आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड इंटेरोगेशन का, जिसमें जो अक्यूज्ड है उसकी जो किस तरीके से पार्टिसिपेशन है क्राइम में वो इन्वेस्टिगेट की जाती है बाय स्टडिंग देयर ब्रेन्स रिस्पॉन्स। बेसिकली इसमें एक प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्सेफेलोग्राम। ठीक है जी। जो कि कंडक्ट की जाती है ताकि ह्यूमन ब्रेन का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर स्टडी किया जा सके। टेस्ट में सबसे पहले कंसेंट लिया जाता है अक्यूज्ड का और फिर उन्हें कैप्स पहनाई जाती हैं विद डजन्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड टू देम। फिर जो अक्यूज होते हैं उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं या कुछ ऑडियो क्लिप्स प्ले किए जाते हैं ताकि उनके दिमाग में किस तरीके से जो न्यूरॉन्स ट्रिगर हो रहे हैं उन्हें वो चेक कर सकें और किस तरीके से जो ब्रेन वेव्स जनरेट कर रही हैं उन्हें वो चेक कर सकें। ठीक है जी। तो ये जो ट्रिगरिंग होगी न्यूरॉन्स की और जो ब्रेन वेव्स जनरेट करेंगी इन्हें वो स्टडी करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि जो अक्यूज है उसकी किस तरीके की पार्टिसिपेशन थी क्राइम में। ठीक है जी। टू बी फेयर टू द अक्यूज, तो इन्वेस्टिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिबाइज तैयार की जाती हैं। ठीक है जी। और 2 हाइपोथेसिस रखी जाती हैं उनके सामने ताकि उनके जो ब्रेन रिएक्शन है उसे इन्वोक किया जा सके। तो बेसिकली जो टेस्ट हैं इसके दैट आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो इसमें जो नॉलेज होगी, नॉलेज का मतलब क्या हुआ
कि जो व्यक्ति है, जो अक्यूज है, उसके ब्रेन को नॉलेज तो होगी क्राइम के बारे में कि हाँ जी ऐसा कोई क्राइम हुआ है, और उनके पास एलिबाई है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है उस क्राइम में पार्टिसिपेट करने का, वही डिटरमाइन कर पाता है उनकी गिल्ट के बारे में। ठीक है जी। सो बेसिकली जो आपका बीईओएसपी टेस्ट है वो पॉलीग्राफ या फिर लाइट डिटेक्टर से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि आपका जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर तरीके से होता है, और वो आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन या स्किन कंडक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जिन पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, दैट दे माइट बी एबल टू कंट्रोल देयर पल्स रेट, इवन ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। तो वो उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में, बट जो आपका बीईओएसपी टेस्ट है ये आपको ज्यादा क्रेडिबल रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर हम बात करें आपकी गांधीनगर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बारे में, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर लेबोरेटरी फॉर फोरेंसिक साइंसेज एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। तो एफएसएल बेसिकली काफी वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आप सस्पेक्शन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, फोरेंसिक साइंसेज होगी। ठीक है जी। और और जो रिपोर्ट है एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, उसके आधार पर यह कहा गया है कि गुजरात का जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है दैट हैज बीन अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट्स ट्रेस्ड इन 2019, और किस लाख लोगों के फिंगरप्रिंट्स इनके डेटाबेसेस में रिकॉर्डेड हैं। और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन की जो विश्वास प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके चलते 7,000 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, तो उसकी जो लाइव फीड है वो भी इसके जो साइबर क्राइम लैब है एफएसएल की वहां पर भेजी जाती है। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी रिलेटेड टू गांधीनगर एफएसएल और जो आपका बीईओएसपी टेस्ट है। ठीक है जी। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो यहीं खत्म होते हैं। जाने से पहले एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो हमारा बैच 3 है मेंस आंसर राइटिंग का, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम 7 दिसंबर। लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 50 सीट्स आर अवेलेबल। तो जितने भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है जी। सो इसी तरीके से करंट अफेयर्स पे अपना फोकस रखिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। जो शाम को प्रीमिक्स आपका डलता है जिसमें 5 क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आपकी सफलता का फल जरूर मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।